कैसे लग रहा है फाइनली में आके? ओके, सर ने ग्रुप 1 का इंट्रोडक्शन तो दिया ही होगा। तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में एंड आई वुड बी टेकिंग योर ओके, तो वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है एंड आई वुड बी टेकिंग योर EST। ये पेपर 1 है एंड आपकी जितनी भी मॉड्यूल्स आएंगी उठा के देख लेना, 950 पेजेस का ये मॉड्यूल है, इतना मोटा। बट अगर प्रोज हैं तो हर चीज़ के अगर कॉन्स है तो प्रोज होता है। सेम बहुत स्कोरिंग ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में, आपका एग्रीगेट इससे आराम से बन जाएगा। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? नेचर। ओके, एनवायरनमेंट में अगर हम बात करते हैं तो हम नेचर की, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कौन कौन से डिफरेंट एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन हैं जो एक कंपनी को फॉलो करने चाहिए या फिर एक बिजनेस को मानने चाहिए इन ऑर्डर कि वो सस्टेनेबली ग्रो कर पाए। नेक्स्ट आता है ES, दैट इज सोशल। सोशल का मतलब सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कोई ऐसा कंपनीज एक्ट का सेक्शन है जिससे आप रिलेट कर पाते हो? CSR सेक्शन नंबर 135। हाँ, अभी एग्जाम दिया, याद तो हो गई। ओके, सेक्शन नंबर 135। तो CSR, ये जो सोशल वर्ड है जस्ट CSR से लिमिटेड नहीं है। सोशल मतलब कंपनी एक सोसाइटी में काम करती है तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ का सोचना है, कस्टमर्स का सोचना है, सप्लायर्स का, इवन सोसाइटी एट अ लार्ज के बारे में सोचना है कि हम उनको कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? कंप्लायंस। ओके, कंप्लायंस किस टाइप का कंप्लायंस? मतलब रेगुलेटरी कंप्लायंस। ठीक है, हम लॉज रूल्स ही कंप्लाई करते हैं, क्या उतना ही जस्ट गवर्नेंस है या और कुछ ऐड ऑन करना है? सी, कंप्लायंस 2 टाइप का होता है। एक अपने जस्ट टिक बॉक्स फिल कर रहा है कि कंपनीज एक्ट में ऐसा बोला है तो एकदम गिरते पड़ते उतना फॉलो कर लिया क्योंकि कंपनीज एक्ट में बोला गया है। बट यहाँ पे गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आप कंप्लायंस कर रहे हो लॉ का, लेटर में भी कर रहे हो, स्पिरिट में भी कर रहे हो, मतलब आप लॉ कंप्लाई करने की इच्छा रखते हो फिर आगे कंप्लाई कर रहे हो। तो गवर्नेंस में आएगा कि कौन कौन से कंपनीज एक्ट या LODR ने रेगुलेशंस बोला है। अच्छा, मिनिमम लिस्टेड कंपनी में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मिनिमम डायरेक्टर लिस्टेड का, हाँ, वो टॉप 1000 का कुछ 5 था। ओके। अच्छा, नॉर्मल कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स तो पता है? हाँ, 2 और 3 उतने तो पता है। वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए या नहीं? क्या लिमिट थी? हाँ, लिस्टेड कंपनी है तो कंपनी, हाँ, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी बाय द वे ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये तो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, आप इनको फॉलो कर रहे हो। कोई भी ऐसी लिस्टेड एंटिटी है जो टॉप 1000 में नहीं आ रही फिर भी अपने से ही आगे बढ़ के एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ला रही है, तो आर दे गोइंग टूवर्ड अ गुड डायरेक्शन और नॉट? यस, उनको फॉलो नहीं करना फिर भी वो आगे बढ़ चढ़ के फॉलो कर रहा है। दैट इज व्हाट इज नोन एज गवर्नेंस, कि आपको लॉ को फॉलो करना है, लॉ को कंप्लाई करना है, जस्ट स्पिरिट में, लेटर में ही नहीं, स्पिरिट में भी। अच्छा, ICSI का विजन और मिशन पता है? हाँ, अगर नहीं पता है ना तो शर्म की बात है। सबसे पहले हम विजन से स्टार्ट करते हैं। विजन क्या है ICSI का? वो सत्यम पदम धर्मम चरम नहीं पूछ रही मैं, वो तो उनका मोटो है। विजन इज टू बी अ ग्लोबल लीडर इन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वर्ड ही क्या आ रहा है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दूसरा मिशन क्या है? आप लोग जब CS बनोगे तो टू प्रोड्यूस हाई कैलिबर प्रोफेशनल जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आगे एक्सेल कर सके। तो जब CS का ब्रेड और बटर ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। आज एक CEO है, उसका जस्ट बिजनेस से रिलेशन है कि उसको प्रॉफिट जनरेट करके देना है, जस्ट नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। बट CS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक डायरेक्टर को हम जेल से कैसे बचाएं, कंपनी की इंटीग्रिटी कैसे हम मेंटेन करके रख सकें। आज जब आप CS बन जाओगे तो
आपका ब्रेड और बटर ही बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग होगा, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होगा, कंपनी किस टाइप से लॉज को कंप्लाई कर सके, जस्ट लेटर में नहीं स्पिरिट में। इसीलिए तो सीएस को क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पायनियर्स या लीडर्स, जो हमारा मेन विजन या मिशन है। तो इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ESG। अच्छा, एक कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट, ट्रिपल पी पढ़ा है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट, वो तो 4P होते हैं मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, दैट इज अनदर थिंग। ये ट्रिपल पी, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट, कि आज एक कंपनी अगर बन रही है तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, हम पैसों के बिना तो काम करते नहीं हैं, तो सबसे पहला प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद आता है पीपल। ऐसा नहीं है कि ये कोई हायरार्की में है, बट एंड फिर आता है प्लैनेट। तो जब हम पीपल की बात करते हैं तो पीपल किससे रिलेट होता है? अपना सोशल, पूरा का पूरा जो सोशल पार्ट है वो हमारा पीपल से रिलेटेड है। अब जब हम प्लैनेट की बात करते हैं तो आज एक कंपनी है, कंपनी ऐसा नहीं है कि कुछ सालों के लिए ही है फिर वो बंद हो जाएगी। अपने को बिजनेस किस टाइप का बनाना है? सस्टेनेबल बनाना है, कि जनरेशन टू जनरेशन वो बिजनेस पास ऑन हो सके। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी? लॉन्ग टाइम, कि हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। दैट इज फुलफिलिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नीड ऑफ फ्यूचर। तो अपने को प्लैनेट के बारे में भी सोचना है इन्वायरमेंटली। आजकल इंडस्ट्रीज भी वही सोच रही है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, वनतारा का नाम सुना है सबने? व्हाट इज दैट? एनिमल्स के रिलेटेड एक पूरा एरिया है, वाइल्ड लाइफ एरिया डेडिकेटेड टू एनिमल्स। वनतारा हो गया, उन्होंने अभी ऑरेंज ऑर्किड्स उगाए थे। एंड काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो ये बोलती है कि आप हम में इन्वेस्ट करो, हम अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट प्लांट्स ग्रो करने में लगाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में मामा अर्थ आया था तो उनका मेन क्या था कि हम जैसे एक प्रोडक्ट खरीदोगे हम इनिशिएटिव ग्रो करेंगे। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके साथ आपको छोटे छोटे सीड्स मिलते हैं ग्रो करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे पता चल रहा है, लोगों को अवेयरनेस फैल रही है कि अपने को सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ जाना है। तो क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट भी हम ऑप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट काफ़ी सारे ऐसे फूड पैकेजिंग के रिलेटेड भी वी आर वेरी मच अवेयर। हम फूड पैकेजिंग में भी अब फूड किस टाइप का कंज्यूम करना चाहते हैं? ऑयल फ्री, जैसे डाइट कोक, ऑर्गेनिक डाइट कोक वाला आ गया। और कॉस्मेटिक्स में भी फेयर एंड लवली का नाम क्यों चेंज हुआ आज? पहले क्या था? फेयर एंड लवली, अभी क्या है? ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि फेयर एंड लवली वहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि हम लोगों के प्रति इधर एकदम कलर के प्रति डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो बेटर है कि हम इधर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें। और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नाम इसीलिए चेंज किया गया क्योंकि इट वॉज समवेयर शोइंग डिस्क्रिमिनेशन, कि आप लगा के गोरे हो जाओगे। तो क्या डस्की स्किन ब्यूटीफुल नहीं होती क्या? ऑब्वियसली इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। तो इसी चीज़ लोगों का अभी फोकस शिफ्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली आपका बैलेंस शीट में नंबर बहुत अच्छा शो हो रहा है कंपनी का तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैलेंस शीट नो डाउट इज वन फैक्टर, बट और भी फैक्टर्स है। आप इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रीब्यूट करते हो, सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करते हो, उस पर डिपेंड करता है। ओके, डू यू नो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट कंपनी कौन सी है? वाडिया ग्रुप का नाम सुना है? वाडिया ग्रुप, WADIA, वाडिया ग्रुप। सो दिस इज द वाडिया ग्रुप। ये 1736 की फाउंडेड कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 1736। अच्छा, ब्रिटानिया का नाम सुना है? अच्छा, बॉम्बे डाइंग। ओके, सो वाडिया ग्रुप इज कॉन्ग्लोमरेट जो FMCG और टेक्सटाइल्स में काम करती है। ये लोग स्टार्ट हुए थे, ये सूरत बेस्ड कंपनी है, स्टार्ट सूरत में ही हुई थी एंड शिप मेकिंग कंपनी के नाम से स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे इन 19th सेंचुरी इन्होंने बॉम्बे डाइंग को अक्वायर किया, नया बिजनेस बनाया और अभी 20th सेंचुरी में इन्होंने ब्रिटानिया को अक्वायर किया। तो ये जब 70s में बनी और आज कितने साल हो गए हैं? लगभग 3 centuries हो चुकी हैं और स्टिल ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो इतनी ओल्डेस्ट कंपनी ने क्या क्या किया होगा कि आज के टाइम पे भी ये इतनी प्रॉफिटेबल है और इतना वेल फंक्शनड है। तो उन्होंने ESG पे ही फोकस किया है, इन्वायरमेंट पे, सोशल पे और गवर्नेंस पे, कि कौन सी प्रैक्टिसेस हम इनकलकेट कर सकें। ये तो हो गया हमारा बेसिक कि हमें कौन से हमारा सब्जेक्ट का ओवरव्यू। ये टॉपिक, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट लेंदी है, आई एम अगेन रिपीटिंग, बट जितना लेंदी है उतना ही ज़्यादा स्कोरिंग है। अब एक बार हम मेन कंटेंट देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है।
पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। बाइफोगेशन है, पार्ट ए में टोटल 17 चैप्टर्स है, जिन 17 चैप्टर्स का वेटेज है 65 मार्क्स। पार्ट बी में जस्ट एक चैप्टर है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। अब इस एक अकेले चैप्टर का वेटेज है 20 मार्क्स। पार्ट सी के 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 19 एंड 20, दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग प्लस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इन दोनों के मिला के दैट इज 15 मार्क्स। तो हमारी स्ट्रैटेजी ईएसटी को पढ़ने के लिए होगी, सबसे पहले हम पार्ट बी टैकल करेंगे। ये पूरा का पूरा कंटेंट अराउंड 50 पेजेस का कंटेंट है, और 50 पेजेस में भी समवेयर 35 to 40 पेजेस मेन कंटेंट है, बाकी कुछ केस स्टडीज़ हैं जो अपने को देखनी है रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड। ये कंटेंट कवर होते ही अपने कितने मार्क्स सिक्योर है? 20 मार्क्स सिक्योर है। और पार्ट सी के 2 चैप्टर्स हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इन दोनों को कवर करते हैं तो हमारी क्यूमुलेटिवली 35 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। क्या 2 ही चैप्टर्स है? हाँ, 3 चैप्टर्स 35 मार्क्स। एक इतना सा कंटेंट आपका 3 चैप्टर्स, जो आपके हाथ में अभी बुक है उसमें इंडेक्स ओपन करना, यही 3 चैप्टर्स के रिलेटेड बुक है। ये पार्ट बी और सी की बुक है। पार्ट ए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसकी आपको 2 अलग बुक मिलेगी। पहले हम इस पे फोकस करते हैं, पार्ट बी और सी। इतना सा कंटेंट, टोटल पेजेस कितने हैं अपने? 119, समवेयर 120 पेजेस एंड यू हैव सिक्योर्ड योर 35 मार्क्स। उसके बाद हम फोकस करेंगे पार्ट ए पे, जहाँ पे 17 चैप्टर्स है और 17 चैप्टर्स में 65 मार्क्स का वेटेज है। ओके, एक बार ना हम मेन मॉड्यूल का इंडेक्स देख लेते हैं कि ये 17 चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये है कौन सा? हाँ, EST फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला लो आप, इससे मोटी मॉड्यूल नहीं मिलेगी। 950 पेजेस समवेयर मॉड्यूल है। बट मॉड्यूल में दिक्कत क्या है, काफ़ी टाइम रिपीटेशंस है। तो जो हमारे नोट्स है समवेयर इट इज़ अराउंड 600 to 700 पेजेस जितने नोट है, तो एटलीस्ट 200 पेजेस तो वहीं कम हो गए कि हमने रिपीटेशन एंड कर दिया। नहीं, इस नोट्स में सारे पॉइंट्स कवर है, खाली हमने हटाया क्या है, रिपीटेशन हटाया है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पैराग्राफ्स को इन पॉइंटर्स फॉर्म बनाया। बाकी आप मैच करके देख सकते हो, एकदम डिट्टो सेम कंटेंट है, कोई भी कंटेंट कट शॉर्ट नहीं है। ओके, 17 मार्क्स में जो पार्ट ए है उसमें अपना पहला चैप्टर है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें बेसिकली बताया है हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कब से स्टार्ट हुआ था। तो ठीक है, अगर इंडिया से स्टार्ट हुआ था तो दैट वाज वेल एंड गुड, इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ। बट दिक्कत ये आई, इन्होंने यूएस का बताया है, यूके का बताया है, फिनलैंड का बताया, आयरलैंड का बताया, तो ऐसी सारी कंट्रीज़ का और एडिशनली बताया हुआ है। और इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्हाट डू यू थिंक कब से स्टार्ट हुआ होगा? जब से ये वाडिया ग्रुप आया तब से। नहीं, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट कनेक्ट हुआ होगा तब से हुआ। सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है, आप लॉ को फॉलो कर रहे हो स्पिरिट में, तो जो लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड जाके फॉलो कर रहे हो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रीसेंट टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस चैप्टर में ये भी बताया हुआ है दैट इज इट इज़ ऑफ ओल्डर टाइम कॉन्सेप्ट। रामायण और महाभारत से इसकी ओरिजिन होती है। रामायण में भी जब राम जी जा रहे थे तो उनके भाई आके उन्होंने पूछा कि मैं राज्य कैसे चलाऊँ, तो राम जी ने बताया कि ठीक है, आप अपने जो प्यूपिल्स हैं उनको पहले फॉरवर्ड रखना, पहले उनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी है, पहले उनका देखना, फिर ही जाके और कोई डिसीजन लेना। ड्यूटी अलग होती है और फैमिली अलग होती है, दोनों को सेपरेट रखना, पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट अ रीसेंट टाइम कॉन्सेप्ट, ये अपना चैप्टर 1। फिर आता है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से लॉज हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड? कंपनीज एक्ट हो गया, LODR एक्ट हो गया, ये तो हो गया कंपनीज या लिस्टेड एंटिटी के रिलेटेड। आप बैंक हो तो आपको बैंकिंग की RBI गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी हो तो IRDAI की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, वो इस चैप्टर में है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड बिल्डिंग बेटर बोर्ड। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6 आर कंबाइंड।
इन्होंने यही जो चैप्टर नंबर 3 का कंटेंट है और 6 का कंटेंट इन्होंने 3 में मर्ज करके रखा है, तो अपने टेक्निकली 19 ही चैप्टर्स है, 20 चैप्टर्स नहीं है। क्योंकि यहाँ के क्या लिखा हुआ है, दैट इज दिस लेसन हैज बीन इंटीग्रेटेड विद चैप्टर नंबर 3 बोर्ड इफेक्टिवनेस। इस बोर्ड इफेक्टिवनेस वाले टॉपिक में ये बताया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, कौन सा आइडियल कंपोजिशन है। इधर तक रुक जाते तो बात ही ठीक थी। अब दिक्कत वापस क्या हुई, यूके, यूएसए, फिनलैंड, आयरलैंड, जापान, चाइना, उधर क्या क्या कंपोजिशन है वो बताया गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिलेटेड कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए एक्सेट्रा। कौन सा चैप्टर नंबर 6 में कंटेंट ही नहीं दिया हुआ। रीड ओनली नहीं है, रीड ओनली होता तो ये लोग देते ही क्यों। ICSI का कभी कोई भरोसा है? हाँ, बट वो चीज़ है कि हम मेन फोकस इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे करेंगे, उस पर थोड़ा सेकेंडरी फोकस रहेगा, बट रीड ओनली तो कोई भी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। इधर SS1 के बारे में अपने को पढ़ना है। SS1 किसके रिलेटेड है? वो SS2 गाइडलाइन है एक्टर, किसके रिलेटेड है? वो तो नहीं पता। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े हुए? कंपनीज एक्ट में कहीं ओके, एक बोर्ड मीटिंग के रिलेटेड है और एक जनरल मीटिंग के रिलेटेड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स है। भाई CS को सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स ही फुलफिल करने होते हैं। कोई ये पूछ ले SS1 और 2 किसके लिए और बोलो हाँ पढ़े हुए हैं, नहीं पता। नेक्स्ट आता है बोर्ड कमिटीज़। LODR में और कंपनीज एक्ट में कौन कौन सी मैंडेटरी कमिटीज़ हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी हो गया, NRC SRC कमेटी हो गया, ऑडिट कमेटी, वो कमिटीज़। और उसके बाद कौन कौन सी वॉलंटरी कमेटी इंडिया में कंपनीज ने आगे बढ़ के बनाई है, वो टॉपिक्स। नेक्स्ट आता है गवर्नेंस इन प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी एंड प्रमोटर ड्रिवन कंपनी। कंपनी 2 टाइप्स की होती है, प्रोफेशनली मैनेज्ड और प्रमोटर ड्रिवन। प्रमोटर ड्रिवन का मतलब पार्ट लेते हैं, नहीं वही मैनेज करते हैं, वो डिसीजन वही लेते हैं। हाँ, तो ऐसी कंपनी जिसके आइडेंटिफिएबल प्रमोटर्स है, दैट इज प्रमोटर ड्रिवन। रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, जिनके प्रमोटर्स हमें पता है और उनका स्टेक है। व्हाट इज प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी? मैनेज प्रोफेशनल्स करते हैं, प्रमोटर इन्वेस्टमेंट प्रमोटर्स नहीं, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज की प्रमोटर्स ने मैनेजमेंट हैंडओवर कर दिया है और प्रमोटर्स का स्टेक ना के बराबर है। L&T इज प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें प्रमोटर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है, जिनके पास शेयर्स हैं वही जाके आगे मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है बोर्ड डिस्क्लोजर्स एंड वेबसाइट डिस्क्लोजर। LODR में रेगुलेशन नंबर 42, 64 बोर्ड डिस्क्लोजर और क्या क्या वेबसाइट डिस्क्लोजर्स करने हैं। अगर आपके पास इक्विटी शेयर है, डेट सिक्योरिटी है, उसके रिलेटेड में दोनों आ जाएंगे ना, जो कंट्रोल करता है और जिसके पास शेयर्स हैं, बट शेयर होल्डर सिर्फ शेयर होल्डर है। मतलब प्रमोटर में आपने बोला था जैसे कि वो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, तो उसमें शेयर होल्डर्स का रोल कुछ नहीं है। नहीं, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है इसकी, देखो मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग कितनी होती है? 20%। तो प्रमोटर वाली मैनेज्ड कंपनी मतलब प्रमोटर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है, दे हैव देयर स्टेक, डिसीजन मेकिंग वही करेंगे। लेकिन प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी में प्रमोटर्स ने वो कंपनी दे दी है, मतलब अपना स्टेक धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया है कि आज उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर उन्होंने अपने हाथ में नहीं रखी। तो जो बचे हुए जो प्रोफेशनल लोग हैं जो कंपनी को चला रहे, वही आगे डिसीजन लेंगे, स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट आता है डेटा गवर्नेंस। आज डेटा कंपनीज के लिए कितना ज़रूरी है। आपके मोबाइल में भी हमारे बायोमेट्रिक्स होते हैं, आप फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड्स, एंड इवन अगर आप कहीं भी वेबसाइट से शॉपिंग करते हो, आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एंड काफ़ी टाइम तो अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वो डेटा कैसे कलेक्ट करना, कैसे प्रोसेस करना, कंपनी उसको कैसे सिक्योर रख सकती है, उसके लिए गाइडलाइंस। फिर आता है स्टेक होल्डर्स के राइट। स्टेक होल्डर्स में सब आ जाएंगे। अच्छा, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में डिफ्रेंसिएशन होता है या नहीं होता? हाँ, सी शेयर होल्डर मतलब कंपनी ने जिनको शेयर इशू किए हैं, हु आर द ओनर्स। बट स्टेक होल्डर का मतलब होता है आज कंपनी किन किन लोगों को अफेक्ट कर रही है, किन किन लोगों का कंपनी में इंटरेस्ट है। तो शेयर होल्डर्स भी हो गए, डिबेंचर होल्डर, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, मीडिया, एवरीबडी हैज स्टेक इन द कंपनी। कहीं ना कहीं कंपनी से वो लोग अफेक्ट होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स के क्या क्या राइट्स हैं। फिर आता है बिजनेस एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, एंटी ब्राइबरी। Okay, what do you mean by ethics? Principles. Principles.
तो एथिक्स और रूल्स क्या सेम होता है? डिफरेंस क्या होता है? रूल्स मेजर होते हैं, फॉलो करना हो तो फॉलो नहीं करना तो नहीं करना। एथिक्स इज समथिंग जो अपने मन से अपने फॉलो करते हैं। सी रूल्स आर लाइक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, जो लॉ ने बोला है वो तो अपने को फॉलो करना ही है, बट खुद के जो मॉरल प्रिंसिपल्स, जो हमारी फैमिली की वैल्यू होती है, अपनी खुद की कोर वैल्यू होती है। जैसे आज ड्रिंकिंग मुंबई में लीगल है, आप पियो तो भी इधर अगर इफ़ यू ड्रिंक इन मुंबई तो पुलिस आपको नहीं पकड़ सकती, आपने लॉ फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रिंक कर रहे हो, बट आपका अंदर से ही आपका वैल्यू सिस्टम अलाउ नहीं करता आपको ड्रिंक करने के लिए। दोज आर योर एथिक्स, कि हमारा खुद का बिलीफ क्या है, इंटरनल वैल्यू सिस्टम क्या है, उसके रिलेटेड। नेक्स्ट आता है बोर्ड्स अकाउंटेबिलिटी ऑन ईएसटी। इस चैप्टर में ईएसटी को ही समझाया गया, जस्ट 4-5 पेजेस का चैप्टर है, वेरी शॉर्ट। एंड ईएसटी की इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आता है इन्वायरमेंट। CSR अपना सोसाइटी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट हो गया, ग्रीन इनिशिएटिव हो गया, इधर अपने डिफरेंट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड एक्ट्स और कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर एंड लास्ट में एक चैप्टर तो हमारे नाम होना चाहिए था ना, कि CS प्रोफेशनल के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, वैसा। नेक्स्ट आता है पार्ट बी। पार्ट बी एक ही चैप्टर है, रिस्क मैनेजमेंट, कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, वेरी मच स्कोरिंग। पार्ट सी में 2 चैप्टर्स है, एक तो सस्टेनेबिलिटी ऑडिट है और दूसरा है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। 2 टाइप की इधर रिपोर्टिंग्स के बारे में अपने बात करेंगे। तो ये मोर और लेस हमारा कंटेंट डिस्कस हो चुका है कि अपने को पढ़ना कैसे है। सी EST इज़ नॉट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट जहाँ पे आप ना एकदम कॉन्सेप्ट समझो, इधर एकदम अपना कट टू कट लिख देंगे और अपने को मार्क्स मिल जाएंगे। इट इज़ लेंदी, इधर आपको आंसर्स भी थोड़े लेंदी लिखने पड़ेंगे। समय मोर और लेस जैसे अपने को BCom MCom में पॉइंट्स लिखने होते हैं ना, इधर भी अपने को थोड़े पॉइंटर्स वाइज लिखने पड़ेंगे। तो आपको मल्टीपल रीड्स देनी पड़ेगी, अंदर के कंटेंट की नहीं। अंदर का कंटेंट तो बहुत ईजी है, हम लैंग्वेज के थ्रू समझ लेंगे, बट हमें बार बार मेमोराइज क्या करने पड़ेंगे? पॉइंट्स, कि हेड पॉइंट्स होने चाहिए उसके अंदर तो हम कंटेंट फिल कर पाए ना। तो वैसा बाकी सारे सब्जेक्ट अपने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल होते हैं कि ठीक है अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, केस स्टडी बेस पे हम लिख लेंगे। इधर अपने को थोड़ा टेक्निक डिफरेंट रखनी पड़ेगी, मेमोराइज करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें, बट आई बेट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है इन होल। कैसा लगा सब्जेक्ट? अभी तक तो अच्छा लगा क्योंकि स्टार्ट में ही हुआ है। ओके, स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 18 पार्ट बी, रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड होता है रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब ऐसी चीज होती है जो ऐसा अनश्योर्ड है कि होगी या नहीं होगी। ओके, करेक्ट। रिस्क का मतलब कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि वी आर नॉट श्योर, अनसर्टेन इवेंट जो कि अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। इज रिस्क अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? दोनों। अच्छा, गुड कब होता है और बैड कब होता है? अच्छा, रिस्क फेवर में कब होगा? फेवर में नहीं, इसके वजह से जो रिजल्ट आया वो अपने फेवर में होता है। वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा ना, रिजल्ट तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस हो गया। तो हम शुरू में रिस्क ले या नहीं ले वो कैसे डिसाइड करना पड़ेगा अपने को? रेशियो देखना पड़ेगा, रेशियो। उसके सामने रिवॉर्ड। ओके, सी रिस्क हमेशा, रिस्क इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। रिस्क अगर आप कैलकुलेटेड वे में लो, लिमिटेड वे में लो, तभी रिस्क गुड होता है। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में बोलते हैं ना, हाइयर द रिस्क हाइयर द रिवॉर्ड, पूरा सही नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क है तभी रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे तो पेटीएम में पैसे लगाए जाओ डूब जाएंगे, यस बैंक में लगाओ डूब जाएंगे। तो हमने तो भाई रिस्क लिया था और आज हमारी पूरी की पूरी इनकम जीरो हो गई। तो रिस्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, तभी बेटर होगा। जैसे हम नोकिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। नोकिया ने रिस्क देखा था कि ठीक है आगे सब एंड्रॉइड में शिफ्ट हो रहे हैं, अपने को भी चेंज होना पड़ेगा, बट उन्होंने रिस्क देख के क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो आज के टाइम वो कंपनी नहीं चल रही क्योंकि आपने रिस्क देखा, उसको समझा नहीं और आगे जाके इग्नोर कर दिया। वैसे ही काफ़ी सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे अपने को रिस्क देखना पड़ता है।
इस चैप्टर में हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। हैंडलिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली ऐसा डिसीजन जो बहुत रिस्की है, या तो उसको नहीं लिया, या फिर रिस्की डिसीजन है, कैलकुलेटेड है, तो हमने डिसीजन ले लिया, या फिर हम रिस्क को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई ऐसे एग्जाम्पल जैसे रिस्क ट्रांसफ़र हो सके? इंश्योरेंस, करेक्ट। इंश्योरेंस में हम अपना रिस्क ट्रांसफ़र ही तो करते हैं ना। आज हम कार इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं कि अगर कभी भी हेल्थ की वजह से अपने को रिस्क हुआ तो वी कैन ट्रांसफ़र दैट। रिस्क मैनेजमेंट अपने में तो जस्ट एक टॉपिक है, सीए में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, और लोग कोर्सेज भी करते हैं साइड बाय साइड रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड। अब रिस्क मैनेजमेंट में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट पेज, रिस्क का मतलब इधर बताया गया है कि रिस्क ना एनीथिंग दैट प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अचीविंग द गोल। कुछ भी ऐसा जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रोक रहा है, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो होता है रिस्क। पैंडमिक में रिस्क था, स्पेसिफिकली जो लोग ऑफलाइन काम कर रहे थे उनको बहुत रिस्क था, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता था, और उस टाइम भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी बहुत रिस्क था क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन किया हुआ है। आज हमारा स्टूडेंट बेस कहाँ शिफ्ट हो गया? पूरा ऑनलाइन। तो जो लोग जिन्होंने अर्ली मूवर एडवांटेज लिया, जो कैमरा फ्रेंडली थे, वो लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए एंड दे हैव जनरेटेड अ ह्यूज रेवेन्यू। तो आपने अगर टाइमली आइडेंटिफाई किया है तो आप उस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर टाइमली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या बन जाएगा? थ्रेट बन जाएगा, और आपका प्रॉफिट है वो कोई और लेके चला जाएगा। यस बैंक में क्या क्राइसिस हुए थे? यस बैंक को भी तो रिस्क था ना। उन्होंने ना उसमें उन्होंने ना एक हैवी अमाउंट बहुत कम पार्टीज को दिया। यस बैंक में, करेक्ट, यस बैंक में कंसंट्रेशन क्रेडिट रिस्क था। उनका जो भी लोन उन्होंने दिया था, एक तो रिलायंस को दिया था जो कि अनिल अंबानी वाली कंपनी थी, वो साइड उन्होंने लोन दिया था। DHFL, दीवान हाउसिंग जो कि पूरा डूब गया, उनको लोन दिया था। काफ़ी सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन थे। तो लोन कुछ कंपनीज, कोई गिनी चुनी कंपनी को ह्यूज अमाउंट में लोन दिया, वो लोन रीपे नहीं कर पाए, अल्टीमेटली NPA बना, डाउटफुल हो गया, लॉस हो गया। तो यस बैंक वॉज 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ एंड में? उन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया, क्रेडिट रिस्क दिख रहा था कि सामने वाली कंपनी पे नहीं कर रही, स्टिल उन्होंने स्टॉप नहीं किया, लोन देते गए, तो दैट वे दे कोलैप्स्ड। वैसे ही स्विगी और जोमेटो में, जोमेटो को भी स्विगी से रिस्क था, क्योंकि स्विगी 1 उन्होंने लॉन्च कर दिया है। स्विगी 1 में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उन्होंने कि स्विगी है, इंस्टामार्ट है, और साथ साथ में जिनी भी उन्होंने स्टार्ट किया था। तो आज ये जो ई-कॉमर्स फूड साइट्स है, इनमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन डिलीवर फास्ट करेगा, इनमें दिक्कत क्या है? प्राइस में कम प्राइस, और इनमें देखो ये खाली आजकल फूड डिलीवरी ऐप नहीं रहे, ये कि कौन कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को कैटर करेगा, ये इशू था। क्योंकि स्विगी का फूड डिलीवरी ऐप अलग है, स्विगी इंस्टामार्ट आपको बेसिक ग्रोसरीज प्रोवाइड कर रहा है, जिनी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पिक एंड ड्रॉप की। तो जोमेटो ने ये सारी चीज़ें सोची, तो इधर उन्होंने फिर डाइन आउट के ऑफर्स निकाले, और जोमेटो ने ब्लिंकिट को भी एक्वायर किया। क्यों? क्योंकि उधर इंस्टामार्ट है, इधर भी अपने को इंस्टामार्ट जैसी सर्विसेज ऑफर करनी है। तो उन्होंने अपने रिस्क को समझा कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसके रिलेटेड हमें कौन से काम करने चाहिए जिससे हम आगे कॉम्पिटिटर्स से कम्पीट कर सकें। बायजूस को क्या रिस्क था? एक टाइम पे बायजूस इधर था एकदम हाईएस्ट, धड़ाम से गिर कैसे गया? मार्केट में। तो उन्होंने ऐसा था कि हमें ग्रोथ चाहिए, भले ही कितने भी पैसे लग जाएं, हमें ग्रोथ चाहिए, तो उन्होंने अपने रेवेन्यू को ज़्यादा दिखाया। काफ़ी साल तक तो उन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट भी नहीं किया, ऑडिट भी नहीं करवाया उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जहाँ डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम आई, सेबी और RBI ने आगे पेनल्टीज, हेफ्टी पेनल्टीज लगाई, और जो बायजूस उधर था आज एकदम ज़ीरो पे है। तो यही सारे रिस्क होते हैं, अगर आप टाइमली देख लेते तो आज वो कंपनीज बच जाती जो कि ऐसे एकदम रियल टाइम में ही एकदम डिटोरिएट हो चुकी है। ओके, एक डेफिनेशन है इधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ये डेफिनेशन मुझे लर्न चाहिए। रीज़न बीइंग कोई भी क्वेश्चन आएगा, इंट्रोडक्शन तो अपने को लिखना ही पड़ेगा कि रिस्क क्या है।
तो रिस्क इज द एक्सपोजर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इंजरी और एडवर्स और अनवेलकम सर्कमस्टांसेस, अ चांस और सिचुएशन इन्वॉल्विंग सच पॉसिबिलिटी। रिस्क मतलब एक्सपोजर है एक पॉसिबिलिटी का कि अपने को लॉस हो सकता है, अनवेलकम सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो लॉस को क्रिएट कर सकती है। अगर सर्टेनिटी होती तो ऑटोमेटिकली रिस्क होता ही नहीं ना। हम कौन से इवेंट की बात करते हैं? अनसर्टेन इवेंट की बात कर रहे हैं। ओके फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि ठीक है, हर टाइम रिस्क बैड हो वो ज़रूरी नहीं है। इंटरप्रेन्योर्स अगर रिस्क लेंगे ही नहीं तो आगे कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? इंटरप्रेन्योर्स का नुकसान नहीं है, हम आप जैसे लोगों का नुकसान है, कस्टमर का नुकसान है कि कंपटीशन नहीं है तो कस्टमर को जो भी क्वालिटी दी जा रही है बेचारा मुंह हिलाया ले लेगा, बेचारा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है अपने पास। अब इधर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ है कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसीजर जो ऑर्गेनाइजेशन को ये मेक श्योर करने में हेल्प करे कि वो लाइक्हुड ऑफ द रिस्क को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके और अपने बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर सके। रिस्क मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसीजर जिसमें ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को आइडेंटिफाई करेगी, अंडरस्टैंड करेगी कौन से टाइप का रिस्क है, असेस करेगी और मैनेज मतलब हैंडल करेगी अपने रिस्क को। ये ऑर्गेनाइजेशन कर क्यों रही है? क्योंकि उनको लाइक्हुड इंक्रीज करना है किसका? सक्सेस का, और जो फेलियर के चांसेस हैं वो रिड्यूस करने हैं। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट किस किस चीज़ों के रिलेटेड ज़रूरी होता है? क्यों हम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट? आज आप रिस्क को क्यों मैनेज करना चाहते हो? ताकि आगे जाके अगर रिजल्ट नेगेटिव भी हो तो ज़्यादा लॉस रहेगा। करेक्ट, एक अपने को लॉस खुद की एपेटाइट पता होनी चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, तो हम रिस्क को कंट्रोल करने के लिए मैनेज करना चाहते हैं। और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए और पहले से ही पता हो सर्वाइव करने के लिए। करेक्ट, नोकिया नहीं सर्वाइव कर पाया ना क्योंकि रिस्क ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो सर्वाइवल के लिए कॉम्पिटिटर्स से बेटर हम एडवांटेज कैसे हासिल कर सके उसके रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट में यही बोला गया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या करता है। एक तो अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को आप खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हो, एक बेंचमार्क खुद ही आप रख सकते हो अपनी परफॉर्मेंस के रिलेटेड। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई वो भी अपने को पता चल सकता है रिस्क मैनेजमेंट से। ये अपने को अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी देता है विद मैक्सिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सेट्रा। एडवांटेजेस, यही जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ना रिस्क मैनेजमेंट के, यही बेनिफिट है कि रिस्क मैनेजमेंट आपको अगर आज पता है दैट वी हैव हर्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम बेटर है कि प्रिवेंट करें। आज अगर कुछ पैसे ज़्यादा लग रहे हैं हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने में, बेटर है कि आज पैसे खर्च कर दो ना कि फ्यूचर का वेट करो और बड़ा लॉस हो तब रो कि यार इतने पैसे लगा दिए होते उस टाइम तो अपना लॉस बच जाता। तो अपना सबसे पहले इट सेव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और हमारा फायर फाइटिंग की नीड को इधर स्टॉप करता है। फायर फाइटिंग का क्या मतलब है इधर? इमरजेंसी की इमरजेंसी में हम हापेजार्ड वे में इधर उधर भागते हैं, फिर जो भी महंगे दाम में अपने को रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो खरीद रहे हैं, उसको स्टॉप करना। नेक्स्ट है ये प्लान्स बनाने में हेल्प करता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक एंड कोऑपरेट प्लानिंग एनहांस्ड बाय रिड्यूसिंग लीगल एक्शन और अवॉइडिंग ब्रेकेज। अब आपने मान लो जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर पहले से ही हम सिस्टम में अलार्म्स जनरेट कर देते कि रिटर्न फाइल करने के 10 दिन पहले से आप अलार्म्स जनरेट करके रखो, रिटर्न फाइल किया तो टेक्निकली फाइल हो जाता। लेकिन अगर नहीं फाइल किया तो अपना रिस्क तो हो गया, जो रिस्क रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। अब उस चीज़ को सुधारने के लिए अपने को फाइन पे करनी पड़ेगी, पेनल्टी लीगल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी अगर पहले से ही हम मैनेज करके रखते तो अपने को लीगल कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। फिर बोला गया है कि अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आपके इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स वो आप पे रिलाई कर सकते हैं। दे प्रोवाइड ग्रेटर डिपेंडेबिलिटी।
ओके आज के लिए इतना ही रखते हैं, बीइंग योर फर्स्ट डे वील गेट इट, अपना थोड़ा लाइटर टोन पे ही एंड करते हैं, बाकी हम कल से कंटिन्यू करेंगे। इस सब्जेक्ट को ऐसा आई अंडरस्टैंड लेंदी है, मोनोटनस है, मैं शुरू से बता रही हूँ सामने से कि ये ऐसा है तो उसको ऐसे ही ट्रीट करना। मल्टीपल रीड्स देनी पड़ेगी, हर चैप्टर के बाद 2 पेजेस ब्लैंक छोड़े हुए हैं। वो ब्लैंक इसलिए छोड़े हुए हैं कि आप चैप्टर्स के हेड पॉइंट्स बनाओगे। जैसे पहला रिस्क मैनेजमेंट लिखा हेडिंग, उसके बाद एडवांटेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में एक हेड पॉइंट कि ये करता है, जैसे लोअर कॉस्ट, रिड्यूसिंग लीगल कॉस्ट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऐसे करके पॉइंट। फिर आएगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो रिस्क एनालिसिस, इवैल्यूएशन, उनके अंदर के सब पॉइंट तो खुद लिखोगे ना। और फिर क्या होगा कि ये 4-5 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद आपको अगर याद नहीं आया कि इस चैप्टर में पढ़ा क्या था, लास्ट के 2 पेजेस उठाए, गो थ्रू किया कि वो ये पॉइंट पढ़े थे एंड वी आर गुड टू गो, याद आ जाएगा, रिकॉल कर पाओगे उसके रिलेटेड। ओके, फॉर टुडे वी आर डन। पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपका लेंदी है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा मोनोटनस है। कुछ चैप्टर्स हैं इंटरेस्टिंग है जहाँ पे अपने को कंपनीज एक्ट का रेफरेंस आएगा, LODR का रेफरेंस आएगा, ओ ये पढ़ा हुआ था, जैसे बोर्ड इफेक्टिवनेस, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही इंटरेस्टिंग नहीं है, इट इज़ इंटरेस्टिंग बट एट द सेम टाइम लेंदी है। तो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने की स्ट्रैटेजी एक तरफ, इसको पढ़ने की थोड़ी स्ट्रैटेजी एक तरफ।